हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी बॉक्स पे। मैं आपका फिजिक्स टीचर अंकित जांगेड़। स्टूडेंट, आज अपन आपका एमएससी प्रीवियस का पेपर क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आपको पता है कि 15 मई बाद में आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसीलिए अपने स्टडी बॉक्स पे अपन ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको पता है कि अपन कंप्लीट अपने टोटल सिलेबस को नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए अपन फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और जो आपके टॉपिक है उनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस अकॉर्डिंग अपन पढ़ना शुरू करेंगे। आज मान लो आपकी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को लेके अपन डिस्कस करेंगे। उसमें ये रहेगा कि अभी मान लो ये आपके पास क्वेश्चन है, डिस्कस डिपेंडेंसी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ऑन पोजीशन एंड टाइम। ये आपका हो गया, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या हुआ, डिपेंडेंसी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और आपको पता भी लग जाएगा कि आपकी एमएससी प्रीवियस में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। आपको निकालना है, क्या डिस्कस करना है, डिस्कस डिपेंडेंसी ऑफ क्वांटम मैकेनिकल ऑन पोजीशन एंड टाइम, ये आपको करना है। एमएससी प्रीवियस में आपके लग 20% सिलेबस आपकी बीएससी थर्ड ईयर का रहता है, यानी कि स्टार्ट अपन थर्ड ईयर से करते हैं एमएससी प्रीवियस में। तो आपके बीएससी थर्ड ईयर के कॉन्सेप्ट क्लियर भी होना जरूरी है। ठीक है, चलो ये आपको करना है, ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो आपका क्वांटम मैकेनिकल है उसको पोजीशन और टाइम पे डिपेंड करता है, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे फ्रॉम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण क्या आती है आपकी, अब ये आपको पता होना चाहिए, माइनस एच कट स्क्वायर 2m साइन आर टी प्लस वी आर वी वेक्टर आर टी इक्वल आयोटा एच का डेल साइन आर टी अपॉन डेल टी। ये आपकी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण थी। ये कहां से ली अपन ने, आपके क्वांटम मैकेनिक्स का बीएससी थर्ड ईयर में पेपर था, कंप्लीट अपन क्वांटम इन सभी चीजों के बारे में बात की थी। तो अपन को इसको पोजीशन एंड टाइम पे डिस्कस करना है। तो अब देखिए, ये आपका टाइम डिपेंडेंट हो गया। अब यहाँ पर आपका जो ये V वाला पार्ट है, ये क्या कहलाता है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, केवल स्थिति पे, टाइम पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो। और फिर आपके पास साइन आर टी है, फंक्शन है आपकी पोजीशन और टाइम का। तो आप इसको साइन आर और फाई टी ऐसे अलग अलग ग्रुप में से लिख सकते हो कि जो साई है वो फंक्शन है आर का और फाई जो फंक्शन है वो है समय का। ठीक है, अगर ये वैल्यू अपन अपनी इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो देखिए इक्वेशन 1 में ये पुट करने पे तो क्या होगा, माइनस एच कट स्क्वायर 2m साइन आर टी की जगह क्या पुट कर दोगे, साइन आर। यहां पर एक चीज मिस कर रहे हैं अपन, इसमें आता है डेल स्क्वायर और फिर आएगा साइन आर और टी। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन होती है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, डेल स्क्वायर, अगर मान लो x के रेस्पेक्ट में है तो आपका क्या आ जाएगा, डेल x स्क्वायर साइन आर टी की जगह क्या पुट कर दोगे, साइन आर फाई टी प्लस वी आर टी को क्या पुट करोगे आप, v फंक्शन है r का, इक्वल टू आयोटा h का डेल साइन आर टी। डेल साइन आर टी में फिर आप क्या पुट कर दोगे, ये फंक्शन है साइन आर का और फाई टी का। ऐसे आप इसको ओपन कर सकते हैं स्टूडेंट।
अब देखिए स्टूडेंट, अब इसको ये आपने यहां से वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 में। अब आप इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपको यहां पर पता है कि ये जो x है जिसका डिफरेंशिएशन होगा वो 5t इसके लिए कांस्टेंट है। यहां पर देख पा रहे हो इसके लिए sin r कांस्टेंट है, तो आप इनको क्या कर सकते हो, बाहर लिख सकते हो। तो आपने इनको बाहर लिख दिया, यहां से आप ले लो इसको, ये 5t बाहर हो गया, आपके पास बचा sin r, ये x² प्लस vr इक्वल टू आइटा h कट, इसमें क्या बाहर आ जाएगा sin r, ये sin r बाहर आ गया आपके पास, और ये आपका πt डेल अपॉन डेल। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर देखिए जो वेरिएबल था जिसके लिए उसको आपने सापेक्ष लिख दिया, और जो कांस्टेंट था उसको क्या कर लिया आपने, बाहर लिख दिया। अगर होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय sin r और phi से, कंप्लीट जो इक्वेशन है आपकी, इसको अपन sin r और phi से डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा, इसको sin r और phi से डिवाइड कीजिए तो माइनस h का स्क्वायर 2m, यहां पर आप डिवाइड करोगे phi से phi कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास sin r। ये चीज एज इट इज, ओके। इसमें आप क्या करोगे, यहां पर क्या आ जाएगा आपके जो sin r3, ये भी जो आपका फंक्शन था ये भी r और t का था, v फंक्शन था वो r और t का था, तो यहां पर आपको ये लिखना था sin v पोटेंशियल, sin फंक्शन है r और t का, तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते थे। तो v, अब इसको यही लिखना है, ये आपका साई हो गया और ये v हो गया, तो यहां पर आप इसको ओपन करके लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा v sin r और ये phi t। तो अगर इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये sin r और phi t, कंप्लीट जो आपकी इक्वेशन है उसको आप क्या कर रहे हो, sin r और phi t इससे डिवाइड कर रहे हो, तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा, केवल v। ठीक है, v आपके पास बचता है इक्वल टू आइटा h कट एज इट इज, इधर आप डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन phi t बचेगा, sin r से sin r कैंसिल, ये आपका phi t अपॉन डेल। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपको क्या कर सकते हो आप इसमें, और अगर इसको अपन, ये वाली इक्वेशन आ गई, इस कंप्लीट को अगर अपन E मान लेते हैं, E क्या है, टोटल एनर्जी, आपको पता है टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है, तो आपने इसको क्या लिखा, E इक्वल टू माइनस h का स्क्वायर 2m sin r अपॉन में है 1 अपॉन में, और ये आपका डेल स्क्वायर sin r अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस v। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन यहाँ पर नई इक्वेशन आ गई। आप इसमें देख पा रहे हो ये कहीं पर भी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये ओनली ऑन किस पे डिपेंड कर रही है, r पे, पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर इसको मैं r से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, sin r से मल्टीप्लाई कर दो, sin r से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये sin r से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, और आपको vr फंक्शन है sin r का, तो यहाँ पर भी sin r आ जाएगा। sin r से आपने क्या किया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गई आपके पास, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। आप इसमें देख पा रहे हो कहीं पर भी टाइम का कुछ भी रोल नहीं है, कंप्लीट ये किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली ऑन r।
ठीक है, ये आप यहां तक आप इसको लिख सकते हो। अब अपन को पोजीशन ऑन टाइम पे भी डिस्कस करना है, ये चीज भी अपन को निकालनी है, तो ये चीज अपन निकालेंगे। यहां तक आप अपने वीडियो को पॉज करके ये चीज यहां तक आप अपनी कॉपी में नोट्स जो भी आप बना रहे हो उसमें नोट डाउन कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं, अपन इसको मिटा दें। देखिए स्टूडेंट, इक्वल टू आपने क्या माना, आइडा एच कैट, आइडा एच कैट और 1 अपॉन हाई टी और आपका आएगा डेल हाई टी और ये आपका डेल टी। ये कंप्लीट था। इसको आपने क्या माना था, ई। ई क्या थी आपके पास, टोटल एनर्जी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, अब यहां से अपन को ये फॉर्मूला निकालना था, तो आप इसमें से क्या कर सकते हो दोस्तों, आपने क्या किया, ये ई इस तरफ चला गया, डेल टी इस तरफ आ गया, आयोडा एच कट नीचे आ गया। अब इधर आपके पास क्या बचता है, डेल हाई टी अपॉन हाई टी। ठीक है, अगर आप इसका इंटीग्रल करते हो तो क्या बचेगा आपके पास, पहले इसका कर दो तो ये क्या आ जाएगा, ln हाई टी। इसका आप इंटीग्रल करते हो तो क्या बचेगा, e आइडा एच कट एज इट इज, डेल टी का करोगे क्या बचेगा, t। ठीक है, e t हो जाएगा और आप इसमें प्लस ln c। c क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। ठीक है, ये इस तरफ आ जाएगा ln हाई टी माइनस ln c इक्वल टू e t अपॉन आइडा एच कट। ठीक है, इसको किस टाइप से लिख सकते हैं अपन, बटे में ln c। ठीक है, ये आपका आ गया e t अपॉन आइडा एच कट। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप देखिए, अगर लॉग को हटाएंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर में चली जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई टी अपॉन सी की पावर ई की पावर ई टी और आई का एच का। ठीक है, सी को आप इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हो और सी क्या है, कांस्टेंट, सी की वैल्यू 1। तो आपके पास हाई टी क्या आ गया, हाई टी की वैल्यू क्या आ गई, ई की पावर ई टी अपॉन आइडा एच का। ठीक है, ऊपर नीचे आप इसमें आइडा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा ई टी अपॉन एच कट, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। इसमें आपने क्या कर सकते हो, इसमें आप यहां पर आपको क्या लाना था, ई की जगह एच, तो आपको पता है एच एवरेज एनर्जी और ये ई दोनों इक्वल होती है, तो ये फाई टी इक्वल टू ई की पावर माइनस आयोटा एच टी अपॉन एच का। यही आपको डिस्कस करना था, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में अपन ने जो आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन थी टाइम इंडिपेंडेंट, वो भी अपन ने निकाल ली। आपका एक टॉपिक भी कंप्लीट हो गया और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आपने ये भी प्रूव कर दिया कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन का जो टाइम पे डिपेंड करती है उसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, वो चीज अपने पास लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका टॉपिक, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस टाइप से अपन पढ़ेंगे ताकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और आप इन चीजों को भी समझ जाओगे कि आपके टॉपिक भी क्लियर होते जा रहे हैं आपके पास। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्वांटम मैकेनिक्स, एक्सप्लेन क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड। आपको जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो एम्पलीट्यूड होता है स्टूडेंट, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है कि जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स का एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अब आप देखिए जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है स्टूडेंट। सॉल्यूशन लिखिए। साई आर और टी, ये जो साई और आर टी होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है उसका एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, ये आपका क्वांटम जो मैकेनिक्स होती है उसमें एम्पलीट्यूड होता है। और ये आपका साई आर टी इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन दैट इज देयर इज नो डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग, इसका कोई डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। ये आपका, आप इसको एक तरह से बोल सकते हो कि ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, साई आर टी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी टाइम टी एंड पोजीशन आर। ठीक है, आप साई आर टी से आप इसकी पोजीशन से आप आर और टी भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है कि साई आर टी इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड। ये आपका क्वांटम मैकेनिकल का क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, फिर आप सेकंड लाइन में लिखोगे एम्पलीट्यूड साई आर टी इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन दैट इज देयर इज नो डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग, इसका कोई डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग नहीं है। ठीक है, फिर आप लिखोगे साई आर टी मीन्स, वर्ड को ध्यान से सुनना, साई आर टी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी टाइम टी एंड पोजीशन आर। ठीक है, ये आप इसके 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। ये आप अपनी नोट्स में लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू मैक्स बोर्न, वेव फंक्शन विच इज रिप्रेजेंट टू साई आर टी इज प्रोपोर्शनल टू डेट इज। जो ये साई आर टी होता है ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोबेबिलिटी के, प्रायिकता के। ठीक है, ये आपके प्रायिकता के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो P होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो इसकी स्क्वायर होती है, साई आर और टी। ठीक है, ये आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो आपका साई आर टी जो एम्पलीट्यूड जिसको आपने बोला है उसके प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इसके बाद में आपको कंप्लीट इस वेव फंक्शन के बारे में डिस्कस करना है, तो आप बोल सकते हो कि 2 पॉइंट आपके हो गए। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आप क्या बोलोगे, साई आर टी इज क्वांटम मैकेनिक्स एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड साई आर टी। ठीक है, फिर आप बोलोगे ये आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है दैट इज नो डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग, और जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो आर और टी पे डिपेंड करती है। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो कि जो आपका वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यू। जो आपका ये साई आर टी होता है इसकी सिंगल वैल्यू होती है। सिंगल वैल्यू का मतलब आपकी कोई भी वेव है तो इसकी इस पॉइंट पे एक ही वैल्यू है, इस टाइप से। ठीक है, इस अकॉर्डिंग
यानी कि एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है, तो इसको बोला जाता है वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यू। ओके स्टूडेंट, ये आपका थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब आप इसके बाद में आप बोल सकते हो वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट। आप इसकी कभी भी वैल्यू निकालोगे। इस phi rt के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अब इससे देखिए आपको क्वांटम मैकेनिकल का एम्पलीट्यूड भी क्लियर हो गया, और आप इससे क्या पढ़ पा रहे हो, जो आपका वेव फंक्शन हो रहा है। आप वेव फंक्शन किसको मान रहे हो, psi rt को, तो आपकी psi rt की प्रॉब्लम भी डिस्कस करते जा रहे हैं अपन, ठीक है। तो psi rt की आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो पा रही है, तो आपने फिर बोलोगे कि वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट। आप कभी भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो फाइनाइट रेंज में ही आपकी इसकी वैल्यू है, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एट ईच। जो आपका वेव फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। ये आपका 4 पॉइंट हो गया। और आप बोल सकते हो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव आल्सो शुड बी कंटिन्यूअस। जो इसका आप डेरिवेटिव करोगे वो आपका कंटिन्यूअस आएगा, जैसे x y z। That is first derivative also should be continuous, ठीक है। और आप बोल सकते हो वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइजेशन। जो आपका ये वेव फंक्शन होता है ये क्या होता है, ऑल स्पेस साई स्टार साई डी टॉप इक्वल टू 1। साई स्टार साई डी टॉप इक्वल टू 1। साई स्टार क्या है, यहाँ पर फंक्शन है किसका, आर और टी का, ठीक है। फिर आप लिखोगे साई फंक्शन है आर और टी का, और ये आपका डी टू के हुआ इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑल स्पेस के लिए है। साई स्टार आर टी साई आर टी, ये यहां पर आपके जो होल स्क्वायर का आप स्टार को क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कंजुगेट कर देते तो इसका किस पे इफेक्ट पड़ता है, आयोटा पे। आयोटा आपका माइनस है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है। तो इसका ज्यादातर आप देख पाते हो कि किस पे इफेक्ट पड़ता है, आपके आयोटा पे इफेक्ट पड़ता है इसका। तो आप बोल सकते हो कि वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइजेशन। तो आप इक्वेशन आपने जो बीएससी थर्ड ईयर की खूब अपन ने इसके जो वेव फंक्शन था आपको पता है। पहला काम अपन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करते हैं कि कोई भी आपका वेव फंक्शन हो उसको पहले चेक करते हैं कि वो आपका नॉर्मलाइजेशन है या नहीं है। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी यही करनी है, कोई भी वेव फंक्शन है उसमें चेक करना होता है। आप चेक कैसे करते हो उसको, साई स्टार साई डी टॉप इक्वल टू 1, यानी कि उसको आप नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में निकालो, ठीक है। तो आप ये आपका टॉपिक हो गया, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट भी हो गया। तो आपको इसमें क्या क्या पॉइंट बने एक बार मैं वापिस रिपीट करता हूं, ठीक है। पहला आप बोलोगे साई आरटी इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड। इसको आप क्या बोलते हो, क्वांटम मैकेनिकल का एम्पलीट्यूड बोलते हो, ठीक है। फिर आप बोलोगे साई आरटी इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन, देयर इज नो डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग। इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। साई आरटी मीन्स probability of finding the particle at any time t and position r, ठीक है। ये आपके 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद में आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, p इक्वल टू साई आर टी का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आपने बोला जो आपका वेव फंक्शन होता है
वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यू। फिर आप लिखोगे वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट, वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, देयर इज फर्स्ट डेरिवेटिव आल्सो, इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव आल्सो शुड बी कंटिन्यूअस, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है। और वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइजेशन, कि ये आपका नॉर्मलाइजेशन फंक्शन होता है। ये अपन ने एक्सप्लेन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स साइन आरटी को अपन ने डिस्कस कर लिया कि साइन आरटी आपका क्या होता है और इसका जो फिजिकल मीनिंग है वो भी क्या है। तो आप इसका ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि आप साइन आरटी का जो फिजिकल मीनिंग होता है व्हाट इज साइन आरटी फिजिकल मीनिंग, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो अपनी जो भी क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि साइन आरटी इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन, देयर इज नो डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग। ठीक है, तो इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है आपका। और आपको जो मेन पॉइंट है वो क्या ध्यान में रखना है, वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइजेशन, वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइजेशन होते हैं, यानी कि आपका कोई भी जो वेव फंक्शन होता है, बाहर निकलो गेट बंद कर दो, जो वेव फंक्शन होता है वो आपका क्या होता है, नॉर्मलाइज होता है। और जो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, वो क्या होती है, इसका फोर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, आज अपन ने दो क्वेश्चन और दो टॉपिक आपके कंप्लीट अपन ने डिस्कस कर लिए। पहला क्या क्या अपन ने पढ़ा, आपने वो आपको एग्जाम में पूछा जाए कि जो टाइम इंडिपेंडेंट सोडिकर इक्वेशन क्या होती है, कि आपने बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ा है, जो आपने अभी डिस्कस किया ना अपन ने कि आपकी जो क्वांटम मैकेनिक्स का टाइम इंडिपेंडेंट आपने बनाया, क्या बनाया था, क्या इक्वेशन आई थी अपने पास क्या इक्वेशन आई थी, इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साइन आर प्लस वी आर। ये आपका क्या होता है, ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स में टाइम इंडिपेंडेंट सोडिकर इक्वेशन, ये आपका टाइम इंडिपेंडेंट सोडिकर इक्वेशन होती है, ये आपने निकाली थी। और आपने डिस्कस किया था कि ये पोजीशन है, इसकी डिपेंडेंसी किस पे डिपेंड करते हैं, ये P और T पे, तो वो चीज भी आपने निकाली थी। तो आपने जो T पे डिपेंडेंसी है उसका फॉर्मूला निकाला था IT e की पावर माइनस आयोटा HT अपॉन H का। ये आपने इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस किया। फिर अपन ने बोला एक्सप्लेन क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड के बारे में अपन ने कंप्लीट डिस्कस किया। ठीक है, अब इससे यहां से अपने कहीं क्वेश्चन बनते हैं, आपको नॉर्मलाइजेशन पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन को अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने थर्ड ईयर में भी पढ़ा हुआ है। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, आपको पता है साइन स्टार साइन डी डॉग इक्वल टू 1 होता है, ये आपको फॉर्मूला करना है। जैसे आपने बीएससी थर्ड ईयर में किया वही चीज आपको साइन, आपको फंक्शन दिया हुआ होगा, उसका आपको क्या करना है, कंजुगेट करोगे, कंजुगेट करके आपने साइन लिखा और आपको जो भी आपके कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे ये आपका साइन फंक्शन है, इसमें लिखा हुआ है a2 अपॉन a sin n पाई x अपॉन 2। अब इसमें क्या करना रहता है, आपको a की वैल्यू निकालनी रहती है, a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी रहती है। तो आपको यानी कि कोई भी फंक्शन हो, आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, कोई भी आपके पास वेव फंक्शन हो, उसको पहले आप क्या करोगे बच्चों, उसको आप पहले नॉर्मलाइजेशन करो। ये नॉर्मलाइजेशन हो गया। अगर आपको उसकी प्रायिकता पूछा जाए, प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, तो आप वो कैसे निकालोगे, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये आपकी प्रोबेबिलिटी किस टाइप से हो जाएगी, P इक्वल टू ये होल स्पेस आ जाएगा आपका साइन स्टार फंक्शन है R और T का, और साइन RT और D
ठीक है, ये आपका प्रायिकता का फॉर्मूला है, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिए। तो साई स्टार साई, तो आपको पता है हमेशा एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, 0 to 1। अगर आपकी 0 to 1 में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ रही है तो आप समझ लो आपका आंसर ठीक है। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये 2-4 पॉइंट आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे और इसमें आपके तीनों चीजों क्लियर हो गई होगी। आप अच्छे से वीडियो को देखिए, उसके बाद में आप कैमरे को पॉज करके भी ये चीजें आप देख सकते हैं। तो आपने क्या क्या डिस्कस किया, वापस रिपीट करते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, फिर आप पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड, वो क्या होता है। तो ये सब चीजें अपन ने डिस्कस कर ली। आज के लिए इतना ही, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट।